सातर के करना जइयो पैरन के करना जइयो परदेसी बालमा। बनारस में जन्मी और बदसूरत समझे जाने वाली लड़की हिंदी सिनेमा की सबसे कामयाब सितारा बनी। उन्हें नृत्य साम्राज्ञी का खिताब दिया गया। हिंदी सिनेमा को उन्होंने डांस से परिचय कराया और सिनेमा को वह अपनी डांसिंग स्किल से नेक्स्ट लेवल पर ले गई। सिनेमा इंडस्ट्री में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें कई पुरस्कार मिले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बचपन में बदसूरत होने के कारण इस अदाकारा को उनकी माता पिता ने अपने घर में काम करने वाली कामवाली को दे दिया था। तो कैसे बनी यह लड़की सिनेमा की नृत्य साम्राज्ञी? 8 साल की उम्र में ब्याह दी गई इस अदाकारा ने कैसे बनाया इंडस्ट्री में अपने लिए एक सफल मुकाम? 4 शादियां करने वाली इस अदाकारा ने क्यों कर ली अपने पति के भांजे से शादी? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस अदाकारा के बारे में सब कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की कामयाब डांसर और अभिनेत्री सितारा देवी की। सितारा देवी का जन्म धनतेरस के दिन 8 नवंबर 1920 को कोलकाता में हुआ था। सौभाग्य की देवी के सम्मान में उनका नाम धन लक्ष्मी रखा गया। सितारा देवी बनारस के ब्राह्मण परिवार से थी। बाद में उनका परिवार कोलकाता में बस गया। उनके पिता सुखदेव महाराज संस्कृत के विद्वान थे और कथक सिखाते थे। उनकी नृत्य शैली में बनारस और लखनऊ घराने दोनों शामिल थे, जो नाच नखरे और नजाकत का संयोजन था। जब सितारा 11 वर्ष की थी तब उनका परिवार मुंबई चला आया। मुंबई पहुंचने के बाद सितारा देवी ने अतिया बेगम पैलेस में रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू और सर कोवास जी जहांगीर के समक्ष डांस प्रस्तुति दी। रविंद्रनाथ टैगोर उनसे काफी प्रभावित हुए और उन्होंने कई आयोजनों में उन्हें नृत्य के लिए बुलाया। जब वह 12 साल की थी तब उन्होंने फिल्मों में नृत्य प्रस्तुति देना शुरू किया। इनमें से 1940 में आई फिल्म उषाहरण, 1951 में आई नगीना और 1938 में आई रोटी और वतन जैसी कुछ फिल्में शामिल हैं। 1957 में आई मदर इंडिया में उन्होंने एक पुरुष के वेश में होली नृत्य किया। इस फिल्म के बाद उन्होंने फिल्मों में नृत्य करना बंद कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि सितारा देवी का जीवन काफी संघर्ष भरा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बदसूरत होने के कारण सितारा देवी के माता पिता ने उन्हें घर में काम करने वाली कामवाली को दे दिया था, लेकिन बाद में कामवाली ने सितारा को उन्हें वापस लौटा दिया। डांस करने के कारण समाज में उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था और लोगों ने उन्हें तवायफ कहा। हालांकि सिनेमा इंडस्ट्री में उनके नृत्य को काफी सराहा गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने सितारा देवी को नृत्य साम्राज्ञी का उपाधि दिया। कहा जाता है कि 8 साल की उम्र में उनकी पहली शादी हुई थी, लेकिन वह अपने नृत्य शिक्षा पर फोकस करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने यह शादी तोड़ दी। बाद में सिनेमा इंडस्ट्री में काम करने के दौरान उन्होंने अपने से 16 साल बड़े पहले से शादीशुदा एक्टर नजीर अहमद खान से दूसरी शादी की। नजीर संग शादी करने के लिए सितारा देवी ने अपना धर्म भी बदल लिया था। ये दोनों हिंद पिक्चर्स स्टूडियो में पार्टनर थे। स्टूडियो में काम करने के लिए सितारा को पैसे नहीं मिल रहे थे और उस दौरान उनके पति से भी उनकी अनबन चल रही थी। उसी दौरान वह अपने पति नजीर अहमद खान के भतीजे के आसिफ के करीब आई। सितारा देवी ने साल 1944 में अपने पति को छोड़कर के आसिफ से शादी कर ली। सितारा देवी शादी के 2 साल बाद ही के आसिफ ने सितारा देवी की ही दोस्त से दूसरी शादी रचा ली। लेकिन सितारा के सब्र का बांध तब टूटा जब के आसिफ ने दिलीप कुमार की बहन से तीसरी शादी रचा ली। इसके बाद सितारा देवी ने के आसिफ को छोड़ दिया और तभी उनकी मुलाकात एक गुजराती बिजनेसमैन प्रताप बरोट से हुई। धीरे धीरे यह मुलाकात प्यार में बदल गई और सितारा देवी ने प्रताप बरोट के साथ शादी कर ली। इस शादी से सितारा देवी का एक बेटा भी हुआ, लेकिन यह शादी भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और दोनों की राहें अलग हो गई।
सितारा देवी के बेटे रंजीत बरोट एक जाने माने म्यूजिशियन हैं और वह AR रहमान के एसोसिएट भी रह चुके हैं। डांस और कला में अभूतपूर्व योगदान के लिए सितारा देवी को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बाद में जब सितारा देवी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक सितारा देवी ने पद्म भूषण ठुकराते हुए खुद के लिए भारत रत्न की मांग की थी। तो ये कहानी थी सितारा देवी की। वो भारतनाट्यम और भारत के लोक नृत्यों की कई रूपों सहित नृत्य की कई शैलियों की भी कुशल नर्तकी थी। उन्होंने रूसी बैले समेत वेस्टर्न डांस भी सीखे। उन्होंने मधुबाला, रेखा, माला सिन्हा और काजोल जैसी बॉलीवुड अभिनेत्रियों को कथक नृत्य सिखाया। 4 शादियां करने वाली सितारा देवी ने लंबे समय तक बीमारी से जूझने के बाद 94 साल की उम्र में 25 नवंबर 1914 को दुनिया को अलविदा कह दिया। हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री जितनी अपनी रोमांटिक फिल्मों की वजह से चर्चा में रहती है, उतनी ही चर्चा उसे पर्दे के पीछे के अफसानों ने भी दी है। इन अफसानों में सबसे ज्यादा मशहूर किस्से लव अफेयर और मोहब्बत की कहानियों के रहे हैं। इनमें से कुछ प्रेम कहानियां कामयाब हुई तो कुछ बगावत की हद तक चले जाने के बाद भी सफल नहीं हुई। आज हम बताने जा रहे हैं सिनेमा के 2 ऐसे सुपरस्टार्स की कहानी जो ना सिर्फ पर्दे पर हिट थे बल्कि असल जिंदगी में भी एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। एक ऐसी अभिनेत्री जो सिल्वर स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी किसी रानी से कम नहीं थी। वह बेहद खूबसूरत थी और उस दौर की सबसे महंगी अदाकारा थी। उन्हें उस दौर में एक नहीं 3 खिताबों से नवाजा गया था, मल्लिकाए हुस्न, मल्लिकाए तरन्नुम और मल्लिकाए अदाकारी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने समय की सुपरस्टार सुरैया की। कहा जाता है कि सुरैया की लोकप्रियता कुछ ऐसी थी कि फैंस उनकी तस्वीर रखकर पूजा किया करते थे। उनका एक फैन लाहौर से दहेज के सामान के साथ बारात लेकर आ गया। मोरारजी देसाई के पुत्र कांति देसाई ने उन्हें डिनर पर बुलाया था और धर्मेंद्र ने किशोरावस्था में उनकी फिल्म दिल लगी 40 बार देखी थी। वहीं प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी फिल्म मिर्जा गालिब देखने के बाद कहा था, आपने मिर्जा गालिब की रूह को जिंदा कर दिया। हालांकि उनका दिल आया एक जूनियर एक्टर पर। तो कौन थे वो एक्टर जिन पर मल्लिकाए हुस्न दिल हार बैठी? बताएंगे इनके जीवन से जुड़े कई और भी राज। आप बने रहिए हमारे साथ। 50 के दशक की सुपरस्टार सुरैया का जन्म 15 जून 1929 को लाहौर में अजीज जमाल शेख और मुमताज शेख के घर पर हुआ था। 50 के दशक की सुपरस्टार सुरैया का जन्म 15 जून 1929 को लाहौर में अजीज जमाल शेख और मुमताज शेख के घर हुआ था। उनका पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था। जब वो 1 साल की थी तब उनका परिवार मुंबई आकर बस गया। सुरैया के मामा एम जहूर हिंदी सिनेमा के फेमस विलेन थे। मामा की वजह से ही वह फिल्मों से रूबरू हुई। एक बार स्कूल की छुट्टियों में सुरैया मामा के साथ फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने मोहन स्टूडियो गई थी। वहां पर फिल्म प्रोड्यूसर नानू भाई वकील की नजर उन पर पड़ी। नानू भाई उनकी खूबसूरती और सादगी से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने सुरैया को फिल्म मुमताज महल के लिए चुन लिया। राज कपूर और मदन मोहन सुरैया के बचपन के दोस्त थे। इनके साथ वह ऑल इंडिया रेडियो के लिए बच्चों के रेडियो के प्रोग्राम में गाती थी। एक बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया को गाते नौशाद ने सुना, जिसके बाद नौशाद ने उन्हें फिल्म शारदा में गाने का मौका दिया। बाद में उन्होंने नौशाद के लिए अनमोल घड़ी, दर्द, दिल्लगी और दास्ता जैसी फिल्मों में गाने गाए। कम उम्र में ही वह फिल्मों में बतौर सिंगर और एक्टर काम करने लगी। कहा जाता है कि 1948 में आई फिल्म प्यार की जीत ने उन्हें इतनी पॉपुलैरिटी दिलाई कि सुरैया के घर के बाहर बड़ी तादाद में फैंस इकट्ठे हो गए थे। तब वहां पुलिस को तैनात करना पड़ा। सुरैया के घर के आगे ट्रैफिक जाम लगा रहता था। सुरैया से जुड़ा एक वाकया काफी मशहूर है।
दरअसल एक बार सुरैया को अपनी एक फिल्म के प्रीमियर में जाना था। वो किसी तरह घर से बाहर खड़ी भीड़ से बचते बचाते थिएटर पहुंची। हॉल के अंदर काफी इंतजामात किए गए थे कि कोई सुरैया को पहचान ना ले, लेकिन तभी वहां मौजूद एक फैन ने उन्हें पहचान लिया और फिर भीड़ सुरैया पर टूट पड़ी। सुरैया को भीड़ ने इस कदर घेरा कि उनका दुपट्टा उनके हाथों से छूटकर गिर गया। सिक्योरिटी भीड़ पर काबू नहीं कर पाई, तब पुलिस को बुलाना पड़ा। इस घटना के बाद से सुरैया ने पब्लिक प्लेस पर और अपनी फिल्मों के प्रीमियर पर जाना बंद कर दिया। कहा जाता है कि 1948 में आई फिल्म विद्या में सुरैया के हीरो थे देव आनंद। फिल्म के सेट पर पहली बार उनकी मुलाकात देव आनंद से हुई थी। इस मुलाकात का किस्सा काफी दिलचस्प है। दरअसल फिल्म विद्या की शूटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन हीरो कौन होगा इसका फैसला नहीं हुआ था। सेट पर सुरैया एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। तभी उनकी नजर कोने में बैठे एक नौजवान पर पड़ी जो एकटक सुरैया को घूर रहा था। जब सुरैया ने उस नौजवान को देखा तो प्रोड्यूसर को बुलाकर कहा, वो जो शरीफ नौजवान वहां कुर्सी पर बैठे हुए हैं उन्हें वहां से हटा दीजिए, तभी मैं काम कर पाऊंगी। प्रोड्यूसर देव आनंद के पास गए, लेकिन उन्हें बाहर भेजने के बजाय सुरैया के पास लेकर आए और मुस्कुराकर उनका परिचय करवाया। दोनों फिल्म की शूटिंग के दौरान करीब आ गए। सुरैया को लगा कि सपनों के जिस शहजादे का उन्हें मुद्दतों से इंतजार था वो मिल गया है। कहा जाता है कि देव आनंद को वो प्यार से स्टीव बुलाती थी। सुरैया ने देव आनंद को एक और निकनेम दिया था, देवीना। हालांकि जल्द ही उनके रिश्ते की बात सुरैया की नानी को पता चल गई। उनकी नानी को रिश्ता मंजूर नहीं था कि सुरैया की शादी किसी गैर धर्म के लड़के से हो। ऐसे में नानी हर वक्त सुरैया के साथ रहने लगी। 1950 में देव आनंद और सुरैया ने एक साथ में 2 और फिल्में सनम और जीत की। तब नानी सेट पर भी सुरैया के साथ होती थी। इस बीच एक दिन छुप कर देव आनंद ने सुरैया को डायमंड रिंग पहनाई, लेकिन सुरैया की नानी को जैसे ही यह बात पता चली उन्होंने वह रिंग समंदर में फेंकवा दी। सुरैया की नानी ने उन्हें धमकी दी कि देव का साथ नहीं छोड़ा तो देव का कत्ल करा दिया जाएगा। सुरैया डर गई। फिल्म नीली की शूटिंग के दौरान सुरैया ने देव आनंद को यह बात बताई। तब देव आनंद ने उन्हें थप्पड़ जड़ते हुए कायर कहा, लेकिन सुरैया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह देव से सच्ची मोहब्बत करती थी और नहीं चाहती थी कि देव को उनकी वजह से कोई नुकसान हो। हालांकि बाद में देव ने सुरैया से माफी भी मांगी। देव आनंद सुरैया के साथ किसी भी हाल में शादी करना चाहते थे, लेकिन सुरैया परिवार के खिलाफ जाकर देव से शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने देव से हमेशा के लिए दूरी बना ली। हालांकि ताउम्र वो देव आनंद से प्यार करती रही और उन्होंने किसी और से शादी नहीं की। इधर सुरैया के गम में देव आनंद डिप्रेशन में चले गए। बाद में 1954 में देव आनंद ने कल्पना कार्तिक से शादी कर ली। बाद में सुरैया की नानी ने सुरैया की शादी कराने के लिए काफी कोशिशें की, लेकिन सुरैया ने तय कर रखा था कि अगर वो देव की नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होंगी। देव आनंद ने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में सुरैया को अपना पहला प्यार बताते हुए लिखा है कि वो उसे कभी भूल नहीं सके। बाद में उन्होंने सुरैया की याद में अपनी बेटी का नाम देवीना रखा। दोस्तों, आपको बता दें कि 40 के दशक में हर एक्टर और डायरेक्टर की इच्छा होती थी कि बस एक बार सुरैया के साथ काम कर ले। इस लिस्ट में सुपरस्टार दिलीप कुमार का नाम भी शामिल था। कहा जाता है कि इसके लिए उन्होंने डायरेक्टर के आसिफ से कहा था कि वह उनके और सुरैया के साथ एक फिल्म बनाए। के आसिफ ने दोनों को लेकर फिल्म जानवर की अनाउंसमेंट कर दी। फिल्म की शूटिंग शुरू भी हो गई। फिल्म के सीन के मुताबिक सुरैया के पैर पर एक सांप काट लेता है और दिलीप कुमार को उनकी जान बचाने के लिए पैर से चूसकर जहर को बाहर निकालना था। वो सीन एक बार में ही ओके हो गया, लेकिन फिर भी उस सीन को कई बार शूट किया जाता रहा, जिससे सुरैया परेशान हो गई। अगले दिन वह सेट पर पहुंची तो उन्हें फिर से उसी सीन को शूट करने के लिए कहा गया। इस बार जैसे ही दिलीप कुमार सुरैया के पैर से जहर चूस कर निकालने की कोशिश करने लगे तो सुरैया ने अपना पैर खींच लिया और उठ खड़ी हुई।
वो दिलीप कुमार से बेहद नाराज हो गईं और इस घटना के बाद सुरैया ने कभी दिलीप कुमार के साथ काम नहीं किया। सुरैया की फैन फॉलोइंग सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी थी। सुरैया हॉलीवुड के फेमस एक्टर ग्रेगरी पैक की दीवानी थी। ग्रेगरी इंडिया आए तो वह सुरैया से मिलने उनके घर पहुंच गए। उनकी मुलाकातों के बाद खबर आई कि ग्रेगरी सुरैया को हॉलीवुड ले जाना चाहते हैं। हालांकि बाद में इन खबरों को सुरैया की मां ने अफवाह करार दिया। सुरैया ने अपने करियर में तकरीबन 70 फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ मशहूर फिल्में हैं अनमोल घड़ी, उमर खयाम, परवाना, दो दिल, दर्द, प्यार की जिद, बालम, बड़ी बहन, दास्ता, मिर्जा गालिब, वारिस, समा परवाना, मिस्टर लंबू और शमा। 1963 में रिलीज हुई फिल्म रुस्तम सोहराब सुरैया की आखिरी फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने खुद को घर में कैद कर लिया। वह कभी कभी बाहर निकलती थी। उनकी नानी पाकिस्तान चली गई, माँ भी गुजर गई। इसके बाद सुरैया अकेली रह गई। वह अपना ज्यादातर समय लोनावला स्थित अपने बंगले पर बिताने लगी। जीवन के आखिरी 6 महीने उन्होंने अपने वकील के परिवार के साथ बिताया। 31 जनवरी 2004 को सुरैया इस दुनिया से रुखसत हो गई। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु पर भी देव आनंद नहीं आए। उन्होंने लिखा, मैं दूर से ही बहुत रोया। मौत ने उसे दुखों से छुटकारा दिला दिया। सुरैया की मौत के कुछ साल बाद देव आनंद भी लंदन के एक होटल में ऐसे सोए कि फिर उठ न सके। यह 3 दिसंबर 2011 की सुबह थी। जिस्म चले जाते हैं लेकिन प्रेम कहानियां अमर रहती हैं। इन्हीं में से एक थी मधुबाला, जिनको दोनों ही मिला। मधुबाला का बचपन बेहद गरीबी में बीता। एक तरफ मधुबाला की जिंदगी को उनके पिता कंट्रोल करते थे तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें प्यार में भी दर्द मिला। उन्होंने कई बार प्यार किया और हर बार प्यार किया तो डरना क्या, आपने भी जरूर सुना होगा। जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया। असल जिंदगी में भी मधुबाला ने अपने रिश्तों को खुलेआम स्वीकार किया। उनकी जिंदगी में प्यार तो कई बार आया लेकिन मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। सबसे पहले मधुबाला जिस शख्स के बेहद करीब आई वो थे उनके बचपन के दोस्त लतीफ। मधुबाला का बचपन दिल्ली में बीता। मधुबाला लतीफ के साथ ही बड़ी हुई। बाद में वह फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई चली गई। उनके दिल्ली छोड़ने से लतीफ बेहद दुखी थे। कहा जाता है कि मधुबाला ने लतीफ को जाने से पहले लाल गुलाब का फूल दिया था, जिसे उन्होंने हमेशा अपने पास रखा और मधुबाला की मृत्यु के बाद उस फूल को उनकी कब्र पर उन्होंने रखा था। कहा तो यह भी जाता है कि लतीफ मधुबाला की कब्र पर हर साल उनकी पुण्यतिथि के मौके पर एक लाल गुलाब रखते थे। मधुबाला की जिंदगी में दूसरे व्यक्ति किदर शर्मा थे, जिनके वे बेहद करीब थी। किदर शर्मा ने ही मधुबाला को ब्रेक दिया था। कहा जाता है कि मधुबाला को पहली बार देखते ही किदर को उनसे प्यार हो गया था। हालांकि किदर का प्यार एक तरफा था, दोनों में उम्र का काफी फासला था। किदर मधुबाला से काफी बड़े थे। उनकी जिंदगी में तीसरे व्यक्ति डायरेक्टर कमाल अमरोही थे। उस दौरान कमाल अमरोही के सितारे बुलंदियों पर थे। उन्होंने कई हिट फिल्में दी थी। उस दौर की हिट हॉरर मूवी महल के वो डायरेक्टर थे। इस फिल्म से मधुबाला स्टार बन गई थी। कहा जाता है कि कमाल मधुबाला एक दूसरे के साथ घंटों समय बिताते थे। हालांकि कमाल पहले से 3 शादियां कर चुके थे। तीसरी शादी उन्होंने उस दौर की मशहूर एक्ट्रेस मीना कुमारी से की थी। मधुबाला चाहती थी कि वह मीना कुमारी को तलाक दे दे। कमाल ने मधुबाला से अपनी पहली वाइफ के साथ एडजस्ट होने के लिए कहा। तब मधुबाला ने साफ इनकार कर दिया। कहा जाता है कि मधुबाला ने कमाल को उनसे शादी करने के लिए 9 लाख रुपए देने का ऑफर भी दिया था, लेकिन मधुबाला किसी भी सूरत में दूसरी या तीसरी पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती थी। बाद में दोनों अलग हो गए। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आप। मधुबाला की जिंदगी में चौथे मर्द एक्टर प्रेमनाथ थे।
दोनों की मुलाकात फिल्म बादल के सेट पर हुई थी। मधुबाला तब तक सुपरस्टार बन चुकी थी। कहा जाता है कि मधुबाला ने फूल और लव लेटर देकर प्रेमनाथ को प्रपोज किया था, जिसे प्रेमनाथ ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन मधुबाला ने कहा था कि वह धर्म परिवर्तन कर ले, हिंदू से मुसलमान बन जाए और उनसे शादी कर ले। लेकिन प्रेमनाथ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और 6 महीने बाद दोनों का रिश्ता टूट गया। मधुबाला की बहन मधु ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दोनों का रिश्ता टूटने की वजह दोनों का अलग धर्म था। हालांकि प्रेमनाथ मधुबाला की मौत के बाद भी उनके परिवार के बेहद करीब रहे। प्रेमनाथ रिश्ते में राज कपूर के साले थे। मधुबाला के जीवन में 5वें मर्द दिलीप कुमार थे। आखिरी तक मधुबाला इस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन दिलीप कुमार नहीं माने। हालांकि उनके आखिरी समय तक भी दिलीप कुमार उनके दिल के बेहद करीब रहे। मधुबाला को चाहने वालों की लिस्ट में जो छठा नाम था वह सिनेमा इंडस्ट्री से नहीं बल्कि राजनीति से थे। मधुबाला की जिंदगी के आखिरी कुछ सालों में जुल्फिकार अली भुट्टो की एंट्री हुई थी। एक्ट्रेस के बाकी इंडस्ट्री में हुए लिंकअप से अलग जुल्फिकार बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील थे और काफी रसूख वाले थे। बाद में वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बने। कहा जाता है कि जुल्फिकार उस दौरान अनारकली की खूबसूरती की एक झलक देखने मुगले आजम की सेट पर अक्सर आया करते थे। हालांकि दोनों का रिश्ता लंबा नहीं चला। उसी दौरान मधुबाला का दिलीप कुमार से ब्रेकअप हुआ था और वह इससे उभर नहीं पाई थी, और वहीं दोनों के रिश्ते का कोई भविष्य भी नहीं था। मधुबाला की जिंदगी में 7वें और आखिरी मर्द किशोर कुमार थे, जिनसे मधुबाला ने शादी की। अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी सालों में मधुबाला अपने अस्थिर रिश्तों से तंग आ गई थी। तभी मधुबाला की मुलाकात फिल्म चलती का नाम गाड़ी और हाफ टिकट की शूटिंग के दौरान किशोर कुमार से हुई। मधुबाला को एक हमसफर की तलाश थी, तो किशोर कुमार भी उनकी खूबसूरती पर फिदा थे। दोनों ने जल्द ही शादी कर ली। यह साल 1960 की बात है। शादी के बाद दोनों लंदन रवाना हो गए। कहा जाता है कि वहां मधुबाला को अपने दिल में छेद होने की बात पता चली और डॉक्टर ने बताया कि एक्ट्रेस के पास जिंदगी के 2 साल ही बाकी बचे हैं। इस बीमारी कर दिया था। हिंदी सिनेमा की सबसे चमकदार सितारा कही जाने वाली मधुबाला अपने जीवन में सच्चे प्यार के लिए हमेशा तरसती रही, लेकिन उन्हें कभी प्यार नहीं मिला। कहा जाता है कि आखिरी समय में उनकी नर्स और ड्राइवर उनके साथ थे। उनकी मौत से पहले ही उन्हें रिश्तों में मिले दर्द और तन्हाई ने उन्हें मार दिया। मधुबाला इस बात से दुखी थी कि वह बीमार हुई तो लोगों ने उनसे मिलना छोड़ दिया। हुस्न की मल्लिका मधुबाला महज 36 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गई। तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही। बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हुई जिनका फिल्मी सफर बेहद छोटा रहा, लेकिन अपने छोटे से करियर में उन्होंने सफलता का स्वाद चखा और उनका रुतबा किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। 60-70 के दशक में ऐसी ही एक एक्ट्रेस थी विमी। विमी का करियर बेहद छोटा था, लेकिन उन्होंने अपने इस छोटे से करियर में उस दौर के सभी बड़े स्टार्स के साथ बतौर हीरोइन फिल्मों में काम किया। अपने 10 साल के करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। दौलत, शोहरत और सफलता उनके कदम चूमती थी, लेकिन कहते हैं ना कि सफल होना जितना मुश्किल है, सफलता को बनाए रखना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। और ऐसा ही कुछ विमी के साथ भी हुआ। विमी ने बेहद तेजी से बुलंदियों को छुआ और उतनी ही तेजी से उनके करियर का ग्राफ गिरता गया। आज शायद ही उनका नाम किसी को याद हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब फिल्म इंडस्ट्री में उनका बोलबाला था। उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग थी और उन्हें एक झलक देखने के लिए फैंस बेताब रहते थे। विमी को महंगी गाड़ियों का शौक था और लेटेस्ट मॉडल की गाड़ियों में वह चलती थी। वह उस दौर की रईस एक्ट्रेस मानी जाती थी, लेकिन अंत समय में उनकी लाश लावारिस थी
और उसे ठेले पर शमशान पहुंचाया गया। दोस्तों, परियों सी खूबसूरत दिखने वाली एक्ट्रेस विमी की बॉलीवुड में सफल करियर से लेकर उनके पर्सनल लाइफ के बारे में हम इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। दरअसल जब विमी ने बॉलीवुड में कदम रखा, वह पहले से शादीशुदा थी और उनके 2 बच्चे भी थे। इसके बाद भी वह रातों रात स्टार बन गई। उस दौर में बॉलीवुड में शादीशुदा एक्ट्रेसेस का करियर खत्म माना जाता था, लेकिन विमी ने एक मिसाल कायम किया। विमी बॉलीवुड की उन फेमस अभिनेत्रियों में से एक थी जिन्होंने अपने समय में सुनील दत्त से लेकर शशि कपूर, राजकुमार तक के साथ काम किया। विमी का जन्म 1943 में जालंधर, पंजाब में हुआ था। कम उम्र में ही विमी की शादी उस जमाने के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे शिव अग्रवाल से हो गई। विमी के पेरेंट्स उनकी शादी के खिलाफ थे। इस शादी से शिव और विमी को 2 बच्चे भी हुए। 2 बच्चों की मां होने के बाद भी उन्हें बॉलीवुड में ब्रेक मिलने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। दरअसल विमी कलकत्ता में अपने पति के साथ एक पार्टी में पहुंची थी। वहीं विमी की मुलाकात म्यूजिक डायरेक्टर रवि से हुई। रवि ने विमी की खूबसूरती और ग्लैमर को देखकर पूछा, आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? तब विमी ने कहा, मैं 2 बच्चों की मां हूं, मुझे फिल्मों में काम कौन देगा? तब रवि ने विमी और उनके पति शिव को मुंबई आने को कहा और वहां उनकी मुलाकात B.R. चोपड़ा से करवाई। तभी B.R. चोपड़ा ने उन्हें पहली फिल्म हमराज का ऑफर दिया। हालांकि विमी के ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि विमी फिल्मों में काम करे, लेकिन उनके पति शिव ने उन्हें सपोर्ट किया। खफा होकर शिव के माता पिता ने उन्हें जायदाद से बेदखल करके घर से निकाल दिया। अब घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी विमी पर थी। 1967 में रिलीज हुई फिल्म हमराज से विमी रातों रात स्टार बन गई। फिल्म में राजकुमार, सुनील दत्त और मुमताज लीड रोल में थे, लेकिन लोगों की नजर विमी की खूबसूरती पर अटक गई। इस फिल्म के बाद विमी को साइन करने के लिए डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई। हालांकि B.R. चोपड़ा के साथ फिल्मों में एंट्री करने वाली विमी ने उनके साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। पति शिव विमी के सेक्रेटरी थे। विमी को कई फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन B.R. चोपड़ा के कॉन्ट्रैक्ट के चलते वो फिल्में साइन नहीं कर पा रही थी। तब विमी और उनके पति कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए B.R. चोपड़ा को परेशान करने लगे थे। बाद में विमी के करियर का ग्राफ गिरने लगा। वह कुल 10 फिल्मों में नजर आई, जिनमें से ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रही और प्रोड्यूसर्स भी अपने हाथ पीछे खींचने लगे। फिल्में मिलनी बंद होने लगी और उनकी सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई। बाद में विमी ने कलकत्ता में विमी टेक्सटाइल कंपनी खोली, लेकिन ये भी कर्जे में डूब गई। विमी जुहू के बंगले में रहा करती थी, लेकिन जब गरीबी आई तो वो एक आम जिंदगी जीने लगी। पति शिव को शराब की लत लग गई और वह विमी से मारपीट करने लगे। शिव विमी पर छोटे मोटे रोल करने के लिए भी दबाव बनाया करते थे। तभी वह फिल्म प्रोड्यूसर जॉली के संपर्क में आई और दोनों करीब आ गए। वह जॉली के साथ ही रहने लगी। जॉली ने विमी को शराब की लत लगवा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉली विमी को काम दिलाने के नाम पर दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ भेजने लगा। विमी की करीबी दोस्त कृष्णा ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि वो दूसरे प्रोड्यूसर से मिलने अलग अलग होटल जाने लगी थी और प्रोस्टिट्यूशन का हिस्सा बन गई थी। बाद में विमी अकेली रहने लगी और शराब की लत उनकी मौत का कारण बनी। महज 34 साल की उम्र में विमी का लीवर पूरी तरह खराब हो चुका था। इलाज के लिए विमी के पास पैसे भी नहीं थे। मुंबई के नानावटी अस्पताल के जनरल वार्ड में 22 अगस्त 1977 को विमी की मौत हो गई। अस्पताल में उन्हें देखने के लिए दोस्त या परिवार कोई नहीं आया। हालात ऐसे थे कि विमी को अस्पताल से शमशान घाट पहुंचाने के लिए 4 कंधे भी नसीब नहीं हुए। ठेले पर रखकर विमी की डेड बॉडी शमशान घाट पहुंचाई गई। विमी की करीबी दोस्त कृष्णा ने विमी की मौत को उनके लिए
पेन रिलीवर बताया। उन्होंने कहा, जिस दर्दनाक हालात में विमी रह रही थी, मौत उससे बेहतर थी। अपने समय में बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस रह चुकी सईदा खान की दुख भरी कहानी किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। इस खूबसूरत अदाकारा ने जिसे प्यार किया, जिससे शादी की, उसी ने बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। अपने बेटे के जन्मदिन के दिन ही उनके पति ने उनकी और उनकी बेटी की हत्या कर दी। बेटे कमल सदाना ने भागकर अपनी जान बचाई। कम ही लोगों को पता होगा कि कमल सदाना एक्ट्रेस काजोल के पहले हीरो रह चुके हैं। वह काजोल के साथ फिल्म बेखुदी में नजर आए थे। सईदा खान अपने समय की टॉप एक्ट्रेस थी। वह उस दौर में कई फिल्मों में नजर आईं। सईदा खान का जन्म कलकत्ता में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। सईदा खान को बचपन से ही फिल्मों में काम करने का काफी शौक था। तभी फिल्म निर्माता निर्देशक एच.एस. रवैल से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने सईदा खान को फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। इसके बाद सईदा खान फिल्मों में काम करने के लिए अपनी अम्मी के साथ कलकत्ता से मुंबई जा पहुंची। सईदा खान ने 1960 में हिंदी फिल्म हनीमून से डेब्यू किया था। फिल्म में उनके हीरो मनोज कुमार थे। फिल्म के अन्य कलाकार विजया और राधा किशन थे। फिल्म के निर्देशक लेखराज भाखरी और संगीतकार सलील चौधरी थे। ये फिल्म कुछ खास नहीं चली। सन 1960 में ही सईदा खान की एक और फिल्म आई, अपना हाथ जगन्नाथ। इस फिल्म में सईदा खान के हीरो किशोर कुमार थे। फिल्म के निर्देशक मोहन सहगल और संगीतकार सचिन देव बर्मन थे। इस फिल्म में सईदा खान किशोर कुमार से शादी करने के लिए घर से भाग जाते हैं और कार एक्सीडेंट में उनके दोनों पैर टूट जाते हैं। वह किशोर कुमार पर बोझ नहीं बनना चाहती और किशोर कुमार को एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताती। किशोर कुमार को लगता है कि उन्होंने किसी और से शादी कर ली है, लेकिन बाद में दोनों फिर से मिलते हैं। इसकी कहानी काफी हद तक आमिर खान की फिल्म मन जैसी है। 1961 में निर्देशक एच.एस. रवैल की फिल्म कांच की गुड़िया आई। इस फिल्म में सईदा खान के हीरो मनोज कुमार थे। यह फिल्म सफल रही और सईदा खान टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो गई। 1961 में सईदा खान की एक और फिल्म आई, मॉडर्न गर्ल। इस फिल्म के हीरो प्रदीप कुमार थे। इस फिल्म में हीरोइन नलिनी चोनकर थी। रोने धोने के लिए सईदा खान को बतौर हीरोइन इस फिल्म में रखा गया था। इस फिल्म में हीरो प्रदीप कुमार से ज्यादा फुटेज जॉनी वॉकर को बना। ये मौसम रंगीन समा, ठहर जरा ओ जाने जा, लुक ने यह रात फिर ना आएगी, चोरी मेरा काम, विक्टोरिया नंबर 203 जैसी सफल फिल्में बनाई हैं। सईदा और ब्रिज के 2 बच्चे कमल और नम्रता हुए। दोनों पति पत्नी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन बाद में सईदा की खुशियों को जैसे नजर लग गई और दोनों पति पत्नी के रिश्ते खराब होते चले गए। दोनों के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ते गए। सईदा खान और ब्रिज सदाना के बेटे कमल 21 अक्टूबर 1990 को अपना जन्मदिन मना रहे थे। घर के ऊपरी फ्लोर के कमरे में कमल अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। तभी नीचे हॉल में उनके पिता ब्रिज सदाना दारू के नशे में घर पहुंचे और अपनी पत्नी सईदा खान से झगड़ने लगे। गुस्से में ब्रिज सदाना ने सईदा को अपनी रिवॉल्वर से गोली मार दी। बेटी नम्रता अपनी मां को बचाने के लिए बीच में आई तो ब्रिज मोहन ने उसे भी गोली मार दी। गोलियों की आवाज सुनकर कमल नीचे आए तो ब्रिज मोहन ने उन पर भी गोली चलाई, लेकिन कमल बच गए और बाद में ब्रिज मोहन सदाना ने गोली मारकर खुद को भी खत्म कर लिया। इस तरह कमल के जन्मदिन पर बेटे कमल को छोड़कर सईदा खान का पूरा परिवार खत्म हो गया। सईदा खान के बेटे कमल सदाना दिव्या भारती के साथ रंग और काजोल के साथ बेखुदी में दिखे थे।
बतौर एक्टर उन्हें काफ़ी पसंद किया गया। हालांकि उन्हें फिल्मों में ज़्यादा सफलता नहीं मिली और उन्होंने बाद में इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया।